Good morning, everyone. My name is Rohit Kumar. Welcome to Tarun IS digital platform. So today we are going to discuss editorials, the Hindu editorials, 2 December 2022. So let's start the आज का editorial हम शुरू करते हैं. The first, this editorial is related to mixed bag. Topic जो है आपका mixed bag है. मिक्स बैग का मतलब सिंपल सा तात्पर्य है कि हम अर्थव्यवस्था से संबंधित आज हम चर्चा करने वाले हैं, चाहे जीडीपी हो, जीएनपी हो या जीवीए हो या कह सकते हैं कि इंडेक्स की बात करेंगे. तो इसमें आज जो एडिटोरियल्स है, इस एडिटोरियल के माध्यम से जो राइटर है वो बताना चाहते हैं कि भारत की जो जीडीपी किस प्रकार से गिर रही है या बढ़ रही है, इसके माध्यम से हम देखने जा रहे हैं. तो फर्स्ट शुरू करते हैं. सबसे पहला जो एडिटोरियल्स का जो हेडिंग था, उसी हेडिंग के दौरान ये कहा गया कि डिस्पाइट इन्फ्लेशन क्रेडिट कंडीशंस मस्ट रिमेन सपोर्टिव ऑफ द रियल इकोनॉमी. कहा जा रहा है कि चाहे महंगाई कितना भी बढ़ रहा हो या फिर इन्फ्लेशन के होने के बावजूद भी जो ऋण लेने की जो पद्धति है उसमें बदलाव नहीं आनी चाहिए. मतलब कह सकते हो कि क्रेडिट कंडीशन मस्ट बी रिमेन सपोर्टिव होना चाहिए. रियल हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जो लोन है, क्रेडिट है, वो मददगार साबित हो सकती है. इसीलिए इन्फ्लेशन के बावजूद भी, क्योंकि तो इसे ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन अगर मान लिया कि बढ़ रहा है तो मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट को बढ़ा देती है, रेपो रेट को बढ़ा देती है ना. साथ साथ में एसएलआर को भी कह सकते हैं कि बढ़ा देती है. एमएसएफ आपका ये जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है उसको बढ़ा देती है, जिसके कारण से इन्फ्लेशन मार्केट का कंट्रोल हो जाता है. लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि अब इन्फ्लेशन मार्केट में है, इन्फ्लेशन मार्केट में है. अगर इन्फ्लेशन के कंट्रोल करने के चक्कर में अगर आपने क्रेडिट को कट कर दिया, क्रेडिट कंडीशंस को आपने कट कर दिया, आपने लोन लेने की जो पद्धति में आपने टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपना दिया या फिस्कल पॉलिसी में कुछ ऐसे बदलाव किए, तो स्लो डाउन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. यहां पर यह समझने की जरूरत है कि महंगाई आखिर क्यों है और आने वाले कल में आखिर किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने वाली है. राइटर इन सभी चीजों के बारे में बता रहे हैं. सबसे पहले अगर हम इस एडिटोरियल के माध्यम से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो अभी जो हाल फिलहाल का जीडीपी का ऑफिशियल डेटा जो आया है, एस्टिमेशंस आया है, तो जो ऑफिशियल जीडीपी का जो एस्टिमेशंस है ये बताता है कि भारत की इकोनॉमी इस प्रकार आजकल में क्या चल रही है. खास करके कहता है कि लेटेस्ट ऑफिशियल जीडीपी एस्टिमेट इस बात को दिखाता है, शो करता है कि इकोनॉमी जो है एक एक्सपांशन, इकोनॉमीज एक्सपांशन डिक्लेयर इन जुलाई सितंबर पीरियड ड्रैग डाउन बाय द ईयर ऑन. साल बाय साल जो है आप देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का जो एक्सपांशन है, वो विस्तार है, वो कम होता जा रहा है. तो इकोनॉमी का विस्तार क्या हो रहा है? कम हो रहा है. ये जीडीपी के अकॉर्डिंग ये आंकड़ा आया है. और सब्सिक्वेंटली अगर देखा जाए, सिक्वेंसली कॉन्ट्रैक्शंस इन द मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग, और साथ साथ में ये कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और माइनिंग सेक्टर में ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अर्थात कि सिकुड़न हो रही है, अर्थव्यवस्था संकुचित हो रही है. इन क्षेत्रों में खास करके मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग में ग्रोथ कम हो रहा है, जिसके कारण से प्राइवेट जो कंजप्शन है वो स्लो डाउन हो रहा है. प्राइवेट कंजप्शन का मतलब हुआ, प्राइवेट जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर कार का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो यहां पर ये है कि जनता अगर कार खरीदेगी ही नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या होगा? स्लो डाउन आएगा, डिमांड कम जाएगा. क्योंकि भाई डिमांड कम जाएगा, क्योंकि जनता अगर नहीं खरीदेगी तो डिमांड क्या होगा? ऑफ कोर्स कम होगा. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या माइनिंग सेक्टर हो, चाहे जो भी सेक्टर हो, वो धीरे धीरे स्लो डाउन की स्थिति में चली जाएगी. और जब स्लो डाउन की स्थिति होगी तो रिसेशन का स्थिति उत्पन्न होगा. रिसेशन का मतलब क्या होता है? आप सभी को पता होगा कि भाई रिसेशन को हिंदी में मंदी कहते हैं. मतलब किसी अर्थव्यवस्था के पर्टिकुलर एक क्षेत्र में कम खरीदारी रिसेशन कहलाता है. तो यहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग की बात किया जा रहा है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर में स्लो डाउन की स्थिति उत्पन्न हो रही है, मतलब रिसेशन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिंग जो है वो भी आपका कम हो जाएगा, है ना.
अब गवर्नमेंट स्पेंड कम करेगी तो इसके लिए फिर फिस्कल स्टिमुलस ये सब कर, जैसे कोविड-19 के दौरान में स्थिति देखा कि भारत में मंदी के दौर से गुजर रहा था, वो 2019 में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। तो ये सिंपल से राइटर कहना चाहते हैं कि जीडीपी एस्टिमेशंस के माध्यम से ये पता चला कि जुलाई सितंबर पीरियड के दौरान में ये बात को ये समझ में आ गई कि जो इकोनॉमी एक्सपांशन क्या हो रहा है, थोड़ी ड्रैग डाउन हो रहा है, कम होता दिख रहा है, क्योंकि भाई प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है स्लो डाउन हो गई है, ये मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग सेक्टर थोड़ा स्लो डाउन हो गया। साथ साथ में ये बातें उन्होंने कहा। जो जीडीपी की बात करते हैं, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यहां प्रोजेक्टेड टू हैव ग्रोन बाय 6.3% फ्रॉम द ईयर अर्लियर पीरियड, है ना, एंड द शार्प डिक्लेरेशंस फ्रॉम 13.5% एक्सपांशन पोस्टेड इन द फर्स्ट क्वार्टर एंड जुलाई सितंबर 8.4 आपको देखने को मिला। तो मतलब धीरे धीरे वो जो है चीजें कम हो रही है। अच्छा, पहले एक चीज और भी बता दूं आपको कि जीडीपी का मतलब आपको समझ में आता होगा कि जीडीपी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जीडीपी का मतलब नहीं आता है, कि जीडीपी का मतलब सिंपल से जानते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, लेकिन वास्तविक रूप से जीडीपी का अगर हम डिफाइन करें तो ये कह सकते हैं कि जीडीपी किसी भी राष्ट्र के अंदर में आप फाइनल जो गुड्स बनाया जा रहा है एक साल के अंदर में, है ना, मान लिया कि उदाहरण के तौर पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये है आपका, ये हमारा मान लिया कि कोई टेरिटरी है, ये टेरिटरी है, और उस टेरिटरी में आप देख सकते हैं कि ये मान लिया कि ये टेरिटरी है कोई, आप समझ लो है हमारा भारत देश की ही बात है, रफली हम करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, ठीक है। अब इसके अंदर जो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जितने भी गुड्स हैं, उसका फाइनल प्रोडक्ट की जो मॉनेटरी वैल्यू होती है, फाइनल प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू होती है एक साल के अंदर में, मान लिया कि एक साल के अंदर में हमने 100 रुपए का प्रोडक्शन किया, 100 रुपए का प्रोडक्शन किया, तो वो 100 रुपया जो है एक साल का उस टेरिटरी के अंदर का जीडीपी हुआ, मतलब किसी राष्ट्र के अंदर, राष्ट्र के बाहर वाला हम लोग नहीं जोड़ रहे हैं, भारत के अंदर में जो भी चीज प्रोडक्शन हो रहा है और उसकी कुछ भी जो वैल्यू है वो आपका जीडीपी कहलाता है। सिंपल सा इसका मतलब ये होता है, मतलब कह सकते हैं कि जीडीपी का मतलब इज अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री ब्रॉडर, आपका बॉर्डर्स इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जनरली एक साल के अंदर में भारत के टेरिटरी के अंदर में या किसी राष्ट्र के अधीन जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन की जो वैल्यू होगी, मॉनेटरी वैल्यू होगी, वो जीडीपी कहलाई। अगर कचरा है और कचरा की कोई मॉनेटरी वैल्यू है तो वो भी जीडीपी के अंदर में काउंट किया जाएगा। तो ये बात यहां पर की जाती है इसके अंदर में, ठीक है। तो ये जीडीपी के अकॉर्डिंग ये आंकड़ा देखने को यहां पर मिलता है। दूसरी बात इसके अंदर में कहा गया कि ग्रॉस वैल्यू एडेड के बेस के आधार पर भी से चेक किया गया। ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है? एक्चुअली ग्रॉस वैल्यू एडेड को जब डिफाइन करोगे तो वो तो फाइनल गुड्स था कि भाई एक साल के अंदर में आपने फाइनल गुड्स तैयार किया, उसकी मॉनेटरी वैल्यू। लेकिन मान लिया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें कुछ सब्सिडी सरकार ने दे दिया, तो वो तो जीडीपी के अंदर में काउंट कर दिए, लेकिन वो एक्चुअल जो उसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो जब आप क्या करते हो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सब्सिडी को ऐड करके और टैक्स को जब हम घटा देते हैं तो वही जीडीपी क्या बन जाता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड बनता है। तो यहां पर सरकार कर रही है कि यहां पर यह कहा जा रहा है एडिटोरियल में कि ग्रॉस वैल्यू एडेड साइड से अगर देखा जाए सो ओनली 3 ऑफ द 8 सेक्टर, 8 सेक्टर में 3 सेक्टर जो है खास करके एग्रीकल्चर, आपका ओमनिवर्स, कॉन्ट्रैक्ट और सर्विसेज सेक्टर, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस, फाइनेंशियल्स, रियलिटी एंड प्रोफेशनल सर्विसेज पोस्टेड ईयर ऑन और एक्सेलरेशन। तो इन सभी क्षेत्रों में हमारा जो ग्रोथ है वो बढ़ रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है, खास करके एग्रीकल्चर में, खास करके सर्विस सेक्टर में, खास करके ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशंस में, आपका उसमें हमारा ग्रोथ बढ़ रहा है। लेकिन वही 5 सेक्टर है जहां पर आपको, अगर उसी 5 सेक्टर की बात करें जिसमें एग्रीकल्चर के भी कुछ पार्ट को ऐड कर दिया जाए, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, गैस हुआ, वाटर सप्लाई हुआ, अनदर यूटिलिटी सर्विसेज हुआ, कंस्ट्रक्शन पोस्टेज, ये सीक्वेंसली कॉन्ट्रैक्शंस रिफ्लेक्टिंग, मतलब वो संकुचित दिखा जा रहा है, मतलब वहां पर ग्रोथ कम हो रहे हैं। और इसका कारण ये भी बताया जा रहा है कि ग्लोबल स्लोडाउन है, खास करके रशिया और यूक्रेन के बीच के युद्ध को इसमें आपको दिखाया जा रहा है।
तो ये परसिस्टेंटली हाई डोमेस्टिक इन्फ्लेशन इन सभी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है ना। तो वहीं पर आपका यहां पर साथ साथ में ये डिफाइन किया गया है ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है। ग्रॉस वैल्यू एडेड कैन बी डिफाइंड एज द आउटपुट प्रोड्यूस आफ्टर डिडक्टिंग द इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ द कंजप्शन। खास करके आप जीवीए मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट माइनस टैक्स ऑफ द प्रोडक्ट, ये आपका जीवीए होता है। तो मैं साथ साथ में इस चीज को समझाना भी चाहता हूं कि भाई जो एडिटोरियल में जो शब्द का प्रयोग किया गया है वास्तविक में उसे आपको समझ में आता है या नहीं, जैसे जीडीपी हुआ, जीवीए हुआ, इन सभी चीजों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट पर कहा गया है कि एक्सपेंडिचर, तो ऑन द एक्सपेंडिचर फ्रंट ग्रोथ इन द बोथ प्राइवेट कंजप्शन स्पेंडिंग एंड गवर्नमेंट, आपका एक्सपेंडिचर स्लोड अप्रिशिएबल विद द फॉर्मर लॉगिन 9.7 ईयर ऑन ईयर हुआ करता था, है ना। साथ साथ में ये भी करा कि हाउएवर सब्सिक्वेंटली प्राइवेट कंजप्शन सिग्नल टू सम फेस्टिवल्स के, ये भी कहा जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में जब जैसे पर्व आते हैं, कोई फेस्टिवल आते हैं तो आपको ग्रोथ दिखने को मिलता है, क्योंकि भाई खरीदारी बढ़ जाती है और इसके कारण से बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब इस पर दूसरा पक्ष में इन्होंने साथ साथ में भारत देश की जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं बी, तो वो उनको उनकी व्यू को भी यहां पर मेंशन किया गया है। वी अनंथा नागेश्वरन, है ना, अनंथा नागेश्वरन हमारे देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। हो सकता है फैक्चुअल डेटा कभी पूछ दे आपके छोटे मोटे एग्जाम में, है ना। तो उन्होंने इस बात से एम्फेसाइज किया है कि हमारी जो इकोनॉमिक रिकवरी है, डिस्ट्रप्शन, ये कोविड-19 के कारण ज्यादा स्थिति दयनीय हो गई थी हमारी, जिसके कारण से आज भी हम स्लो डाउन की स्थिति से गुजर रहे हैं, है ना। और हालांकि हमने कहा कि हमने अपनी ट्रैक पर लाने की कोशिश की थी, अर्थव्यवस्था हमारा 6.8% था, उससे हम बढ़कर 7% हमारी ग्रोथ हुआ फिस्कल, लेकिन स्टिल बहुत सारे चैलेंजेस हैं। खास करके ये चैलेंजेस के बारे में भी कहा, साथ साथ में आरबीआई को भी पॉलिसी मेकर के बारे में उन्होंने बताया कि एक क्रूशियल एलिमेंट दैट कैनॉट बी इग्नोर and it is based underscored by the fact that description entry of the latest GDP estimation। साथ साथ में इन्होंने ऑफिशियल कोर सेक्टर के बारे में कहा। आप सभी को पता है कि हमारे भारत देश में 8 कोर सेक्टर हैं, तो उस कोर सेक्टर के बारे में भी कहा कि ये कोर सेक्टर अक्टूबर में इस बात को दिखाया जा रहा था कि ये जो 8 की इंडस्ट्री है भारत के अंदर में जिसके माध्यम से मेजरमेंट किया जाता है, उन 8 की इंडस्ट्री में से सीमेंट, कोल, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, ये काफी स्ट्रगल कर रहे हैं ऊपर उठने के लिए, है ना। इनकी स्थिति बहुत दयनीय हुई थी, लेकिन ये स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि वो उनका ग्रोथ हो। तो पॉलिसी मेकर भी इन सभी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। अगर थोड़ा सा मैंने आपको कोर सेक्टर के बारे में मैं अगर आपको बता दूं, तो मैं यहां पर देख सकते हैं कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP इंडेक्स निकाला जाता है इन 8 कोर सेक्टर में। और आपको बता दे कि सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अब इसका नाम क्या है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1951 में हुई थी, और इसका अब नाम जो है नेशनल स्टैटिकल ऑफिस कहते हैं, NSO कहा जाता है। ये NSO जो है ये जिम्मेवार है कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा को पब्लिकेशंस करने में, कंपाइल करने और पब्लिकेशंस करने में, जैसे IIP जो होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस का जो सर्वे है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है आपका सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या NSO के द्वारा, वही इसको पब्लिश करती है ना। और किस मिनिस्ट्री के तहत आती है भाई, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेशंस के तहत आती है, जो 2011 और 12 के बेस ईयर को मेजर करके, मतलब 11 और 12 को बेस ईयर मानती है और उसी बेस ईयर के आधार पर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस आपको सर्वे करती है, वो 8 इंडस्ट्री का कि हमारा ग्रोथ हो रहा है कि स्लो डाउन हो रहा है, उन सभी चीजों के आधार पर, है ना। तो NSO जो है, नेशनल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस जो है, वो कंपाइल करती है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस को, और उसकी डेटा को यूज कर 14 सोर्सेस के मानकर फिर भारत के अंदर में खास करके जितनी भी इंडस्ट्री है वो भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बताती है। खास करके मैं बता दूं आपको कि 8 जो कोर सेक्टर इंडस्ट्री है, खास करके वेटेज के बेस के आधार पर, किसके बेस के आधार पर, वेटेज के बेस के आधार पर, तो रिफाइनरी प्रोडक्ट पहले नंबर पर है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी हुआ, तीसरा स्टील हुआ, चौथा कोल हुआ, पांचवा क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस,
सीमेंट और फर्टिलाइजर लास्ट में। तो ये 8 कंपनी है। तो 8 कोर कंपनी कौन कौन सा है? ये है आपका रिफाइनरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, आपका सीमेंट और फर्टिलाइजर, ये 8 है। और इसी 8 कंपनी के डेटा के आधार पर क्या निकाला जाता है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन निकाला जाता है। किसके द्वारा ये पब्लिकेशन किया जाता है? सीएसओ के द्वारा। सीएसओ का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? एनएसओ रखा गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे। यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में ऑलरेडी एक प्रश्न पूछी जा चुकी है ना, जिसको आप सॉल्व कर सकते। तो प्रीलिम क्वेश्चन से आपका कि इन द इंडेक्स, ये देखिए आप क्या है? इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन टू हाईएस्ट वेटेज। अभी हमने बात किया कोल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन और स्टील प्रोडक्शन। सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? 2015 का क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप इसको उस डेटा के अकॉर्डिंग आप इसको आंसर को राइट कीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में।